हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। मैं हूं निशांत गोहेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। पहले के वीडियो में हमने पढ़ाई किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। उसमें हमारे पास बहुत सारे फेज थे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, उसके बाद डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, इंस्टॉलेशन फेज एंड मेंटेनेंस फेज। तो उसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में टेस्टिंग फेज क्या है। हमारे पास 4th नंबर पे यहाँ पे है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल में, छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। दोस्तों, हम जब बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो बड़ी कंपनियों में या एमएनसी कंपनियों में पूरा का पूरा सेटअप होता है, जिस हर एक एक्टिविटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम कर रहे हैं, उसके बिहाइंड, उसके पीछे का पूरा प्रोसीजर क्या है, कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, कब क्या क्या करना है, वो सब चीज उसमें डिफाइंड हो। मोस्ट ऑफ द कंपनियां सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के रूल्स फॉलो करती है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल दिखता है। हम शुरू से एंड तक ईच एंड एवरी स्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेज है सिस्टम स्टडी। उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टम स्टडी में क्या होता है कि जब भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेकर आता है, एसआरएस और सीआरएस बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और क्लाइंट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। टेस्टिंग टीम उसको एनालाइज करती है, वो प्रोडक्ट को समझने का ट्राई करती है। जब तक डिजाइन और डेवलपमेंट फेज चलता है तब तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये साइकिल सारे साइमल्टेनियसली इसके साथ हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सिस्टम स्टडी और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। तो क्लाइंट के पास से जो सीआरएस आता है या जो एसआरएस आता है, उसके हिसाब से टेस्टिंग टीम प्रोडक्ट को समझेंगे और उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। और वो एनालाइज हो गया, उसके बाद वो टेस्टिंग प्लान फेज में जाएगा। टेस्ट प्लान फेज क्या है कि बाकी का आगे का जो भी सारा फेज है उसको डिटेल में डिफाइन करना है। डिटेल मतलब इन डिटेल डिफाइन। तो उसमें क्या क्या होता है कि टेस्ट प्लान में मैनेजर है या कंपनी के स्टेक होल्डर होता है या डेवलपमेंट मैनेजर, टीम के डायरेक्टर होते हैं, वो सब लोग बैठ के डिफाइन करते हैं कि हमें ये टेस्टिंग करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के। लेट्स से फेसबुक है या फिर कोई भी क्लाइंट कोई एप्लीकेशन बना रही है तो उस पर टेस्टिंग करना है। तो वो डिसाइड करेंगे एसआरएस और सीआरएस के हिसाब से कि हमें कितने बंदे चाहिए, कितने टेस्टर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद कौन कौन सी टेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं। हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग तरीका होता है, अलग एप्लीकेशन का अलग अलग यूजर होता है। मान लो हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि वो हर एक त्योहार पे बिग बिलियन डे लेके आती है, या अमेजोन है वो हर एक त्योहार पे बड़ा सा एक सेल लेके आते हैं। तो वो क्या सेल में क्या होता है कि जब भी कोई सेल स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि एक साथ रात को 12 बजे 10 लाख यूजर आ गए या 50 लाख यूजर आ गए और वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन को यूज करने लगे। तो उस वक्त क्या शक्यता होती है कि एप्लीकेशन डाउन हो जाती है। तो वो टाइप में वो कौन सा टेस्टिंग कर सकते हैं, ऐसे पूरा का पूरा एक्टिविटी डिफाइन करते हैं। उसके बाद एंट्री क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, कि कब टेस्टिंग को स्टार्ट करना है, कब टेस्टिंग को स्टॉप करना है, ये सारी की सारी चीजें टेस्ट प्लान में डिसाइड की जाती है और वो सब सीनियर मेंबर्स टीम के या कंपनी के डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है राइटिंग टेस्ट प्लान। तो यहाँ पे हमारे पास जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आ जाती है, कभी कभी डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है और हम टेस्ट केस लिखते हैं, या कभी कभी प्रोडक्ट आ जाती है और उसके बाद भी टेस्ट केस लिखते हैं। तो उसमें क्या है कि राइट ए टेस्ट केस में जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम टेस्ट केस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जीमेल का एग्जाम्पल ले तो जीमेल में क्या है, हमारे पास कंपोज मेल है, उसके बाद सेंट मेल है, उसके बाद चैट है, गूगल मीट है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी जीमेल की हो गई। तो सीनियर मैनेजमेंट और टेस्ट मैनेजर और टेस्ट लीड क्या डिसाइड करेंगे कि कंपोज में कितने टेस्टर चाहिए। मान लो यहाँ पे एक बंदे काम करेगा, सेंट मेल में 2 बंदे काम करेगा, चैट पे 1 बंदा काम करेगा, मीट पे 2 बंदे काम करेंगे। वो सारी चीज डिफाइन होती है। उसके बाद ये जो टेस्टर है वो पर्टिकुलर फेज में, इसको टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे
और वो सारा का सारा टेस्ट केस लिख जाए, उसके बाद सब मिलके एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो वो क्या होता है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपोज मेल है या सेंट मेल है, तो कंपोज मेल में भी यहाँ पे 10 फंक्शनैलिटी होती है, छोटी छोटी छोटी। कंपोज मेल में कहाँ से क्लिक करेंगे तो कंपोज आएगा, कौन कौन सा अटैचमेंट यूज करेगा, कौन सा फॉन्ट सपोर्ट करता है, फिर ब्राउजर का कोई प्लगइन यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो सब एक बड़ा सा कंपोज मेल का फंक्शनैलिटी हो गया। तो ब्रेक डाउन करेंगे कि यहाँ पे मान लो ये कंपोज मेल है, तो कंपोज मेल में भी यहाँ पे 5 फंक्शनैलिटी हो गया, फिर सेंट में भी 5 फंक्शनैलिटी हो गया, जेट में भी 5 फंक्शनैलिटी हो गया। तो उसके बाद वो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि यहाँ पे मॉड्यूल का नाम होगा, यहाँ पे सब मॉड्यूल होगा, और उसके बाद यहाँ पे कवरेज होगी। यहाँ पे डिफाइन करेगी कि भाई ए मॉड्यूल है तो उसमें 10 टेस्ट लिखे हैं, बी में 20 टेस्ट केस लिखे, तो पता चलेगा कि भाई ये मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा तो ये छूट गया है। तो वो सब चीजें ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स से पता चलेगा, वो हम पढ़ाई करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में डिटेल में। उसके बाद है टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। तो आपने अगर बिल्ड लाइफ साइकिल या टेस्ट एनवायरनमेंट की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में से फाइंड कर सकते हो और आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो टेस्ट एनवायरनमेंट में क्या होता है कि डेवलपर टीम जब डेवलपमेंट करती है तो उसके लिए एक सर्वर होता है, वो पर्टिकुलर सर्वर में उसका कोड पोस्ट करते हैं और वहां से उसको एप्लीकेशन चलाते हैं। तो जैसे ही डेवलपमेंट फेज खत्म हो जाएगा और एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी तो मैनेजमेंट लोग या डेवलपमेंट लीड या टेस्ट लीड क्या करेंगे, डेवऑप्स की मदद से वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसा ही उसकी रेप्लिका बनाएंगे, उसकी कॉपी करेंगे और एक नया एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे और टेस्टर लोग वो एनवायरनमेंट यूज करेंगे। तो वो बोलते हैं टेस्ट केस एनवायरनमेंट सेटअप। उसके बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूशन आएगा। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि जो भी टेस्ट केस हमने टेस्ट केस डेवलपमेंट फेज में लिखा है वो सारा का सारा टेस्ट केस हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, और हम ये दो फेज है उसको कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि ये टेस्ट केस एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है। तो दूसरा उसमें सब पार्ट हम बोल सकते हैं कि डिफेक्ट ट्रैकिंग। अगर आपको पता नहीं है कि डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है या बग लाइफ साइकिल क्या होता है तो उसका भी सेपरेट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो भी डिफेक्ट रेज किया है वो डिफेक्ट किसको असाइन करना है, फिर उसको कैसे ओपन करेगा, रीओपन होगा, वो सारी की सारी चीजें डिफेक्ट ट्रैकिंग में होती है। तो ये एक फेज हो गया। और जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया सारा टेस्ट केस उसके बाद हमें रिपोर्ट मिलेगा। अब हम एग्जीक्यूट मैन्युअल करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, वो टीम या टेस्ट प्लान के ऊपर डिफाइन होता है, लेकिन जो भी हम करेंगे उसके बाद हमें एक रिपोर्ट मिलेगा एग्जीक्यूशन का। तो एग्जीक्यूशन का रिपोर्ट हम मैनेजमेंट को या टेस्ट लीड को, डेवलपमेंट लीड को, डायरेक्टर को शेयर करेंगे टेस्टिंग। उसका एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनेगा, सारे बंदे बैठ के एक रिपोर्ट बनाएंगे, एक सीट में अपलोड करेंगे या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर में कैप्चर करेंगे सारा डेटा और वो सारे टीम के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद जो स्टेक होल्डर है या क्लाइंट है वो डिसीजन लेगा कि एप्लीकेशन को रिलीज करना है या नहीं करना है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो मेरे एप्लीकेशन में 1000 डिफेक्ट था, 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए बहुत सारा, और उसमें से कुछ चीजें पेंडिंग रह गई, 2% या 3% बग अभी भी पेंडिंग है। तो बड़े लोग क्या डिसाइड करेंगे कि छोटा सा कोई चीज नहीं चल रहा अच्छे से, तो वो देखेंगे कि ये चीजें बिजनेस पे इम्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई और वो आईफोन 5s में कभी कभी क्रैश हो जा रही है, मतलब वो अपना बंद हो जा रही है। एप्लीकेशन में यूज करता हूँ, जैसे ही कहीं पे क्लिक किया एप्लीकेशन बंद हो गई। वो कभी कभी होता है, हफ्ते में एक आध बार हो जाता है। तो स्टेक होल्डर क्या सोचेंगे कि आईफोन 5s, अब 1 लाख में से 2000 लोगों के पास आईफोन 5s है, उसमें से भी कभी कभी ये होता है, तो मतलब ये 100 यूजर के लिए हो गया। तो अब 1 लाख यूजर के लिए, 1 लाख यूजर में से सिर्फ 100 लोगों के लिए एप्लीकेशन ठीक से नहीं चलता, तो बाकी के लोगों के लिए रिलीज को होल्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे सिनारियो के हिसाब से वो लोग डिसीजन लेते हैं कि एप्लीकेशन को रिलीज करना है या नहीं करना है। इसीलिए हमको टेस्ट केस एग्जीक्यूशन रिपोर्ट हम शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट फेज है रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग, और ये फेज को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे टेस्टिंग का फेज और एक टेस्टिंग साइकिल बंद होने जा रही है। हमने पूरा का पूरा फेज कंप्लीट कर लिया और टेस्टिंग की एक्टिविटी अब खत्म होने जा रही है। तो यहाँ पे रेट्रोस्पेक्ट या प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरी टीम है, मैनेजर लोग बैठेंगे, फिर ये सारे जो भी बंदे हैं यहाँ पे टेस्टर है,
वो सारे टेस्टर मिलकर बात करेंगे और सोचेंगे कि क्या क्या अच्छा हमने काम किया है, क्या क्या गलतियां हो गई, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन ही है, हम इंसान है, तो इंसान से गलतियां होती है। तो कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे अच्छी बात हुई, उसकी वजह से आगे जाके हम अच्छा कर सकते हैं, हमारी गलतियां सुधार सकते हैं। तो वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाएंगे या मेल में ड्राफ्ट करेंगे, उसमें लिखेंगे कि ये फेज में हमसे ये गलती हो गई, कभी कभी टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप रेडी करने में डिले हो जाता है तो वहां पे डिले हो गया, वो सब चीजें मेंशन करेंगे ताकि पता चले कि नेक्स्ट जब टेस्टिंग साइकिल स्टार्ट होगी तो उसमें वो गलतियां ना हो। ये होता है रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग में। तो दोस्तों, ये है पूरा हमारा एंड टू एंड तक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आशा रखता हूं कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में या कोई भी फेज है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आंसर बखूबी खुशी खुशी से देता हूं। और आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी टेस्टिंग।